नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, सीधे वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे मुद्दों की ओर। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि देश के अंदर प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को संपन्न हो चुका है और एक बार फिर 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। ऐसे में दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से अपने चुनाव प्रचार में जुट चुकी हैं। आपको बताता चलूं, इसी क्रम में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी भी लगातार 21 अप्रैल से दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार में जुट चुकी हैं और लगातार प्रतिदिन दो चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं। आपको बताता चलूं, आज फिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगी। साथियों, आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अलीगढ़ के प्रत्याशी हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी के लिए चुनाव प्रचार कर उनके लिए जनता से वोट की अपील करेंगी और मेरठ के देवव्रत त्यागी के लिए चुनाव प्रचार कर उनके लिए भी जनता से वोट की अपील करेंगी। दोस्तों, आपको बताता चलूं, अलीगढ़ से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बसपा प्रत्याशी के साथ बदसलूकी की और उनकी कार पर चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के झंडे लहराकर नारेबाजी की। इससे आक्रोशित बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सरकार से इनको जेल में डालने की मांग की है। साथियों, आपको बताता चलूं, लगातार देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के लिए सुखद समाचार निकल कर आ रहे हैं। साथियों, त्यागी ब्राह्मण महासभा ने मेरठ के अंदर एक महापंचायत कर बसपा के प्रत्याशी को यह पत्र जारी कर खुला समर्थन दिया है। इस पत्र में उन्होंने कहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में त्यागी महापंचायत बीजेपी के प्रत्याशी को समर्थन न देकर बसपा के प्रत्याशी को समर्थन देगी। इस लेटर में सीधे सीधे लिखा है कि कल 23 अप्रैल को जो जनसभा होनी है देवव्रत त्यागी के समर्थन में, उस रैली में सभी त्यागी समाज के लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचकर विपक्षी पार्टियों को यह संदेश दें कि त्यागी समाज एक मुस्त त्यागी प्रत्याशी को वोट देकर अपनी एकजुटता का संदेश देने जा रहा है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, इससे पहले अलीगढ़ के प्रत्याशी हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी को भी ब्राह्मण महापंचायत ने अपना खुला समर्थन दिया था, जिसका वीडियो मैंने अपने एक वीडियो में आपको सुनाया भी था। साथियों, हो ना हो, लगातार देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। एक और बड़ी खबर निकल कर आई है कि अभी तक जो कयासबाजियां लगाई जा रही थी शंभू कुमार सिंह जी को लेकर बिहार के अंदर, अब वो पूरी तरीके से परिपक्व हो चुकी हैं और इंजीनियर रामजी गौतम के नेतृत्व में शंभू कुमार सिंह जी ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली है और बसपा ने उनको वैशाली से अपना उम्मीदवार भी बनाया है और शंभू कुमार सिंह जी भी वैशाली से चुनाव जीतने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आपको बताता चलूं, मध्य प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपने नाम सुना होगा पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का। निशा बांगरे के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि निशा बांगरे बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकती है। पूरा मामला क्या है, इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आपको बताता चलूं, निशा बांगरे कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहती थी। उन्होंने कांग्रेस के समक्ष प्रस्ताव रखा था कि अगर कांग्रेस चाहे तो उन्हें उत्तर प्रदेश की आंवला लोकसभा सीट से प्रत्याशी बना सकती है, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उसके बाद निशा बांगरे की जो दूसरी मनपसंद सीट थी वो थी मध्य प्रदेश की भिंड, लेकिन भिंड से भी कांग्रेस ने निशा बांगरे को अपना प्रत्याशी नहीं बनाया और उनको कांग्रेस की प्रवक्ता बनाया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बताता चलूं, अवसर को बुनने में जुटी बहुजन समाज पार्टी ने निशा बांगरे के पास एक प्रस्ताव भेजा था कि अगर वो चाहें
तो बसपा के सिंबल पर भिंड लोकसभा से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन निशा बांगरे ने बाकायदा अपना एक ऑडियो जारी करते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने जो हमें प्रस्ताव दिया है भिंड से चुनाव लड़ने का, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है कि हम कहीं से भी चुनाव लड़ें। दोस्तों, आपको बताता चलूं, एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है देश की सियासत के अंदर। देश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, और यह खबर जो है वो निकल कर आई है गुजरात की सूरत से। कहा जाता है कि गुजरात के सूरत में वोटिंग होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं। मामला क्या है, इस पर हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं। आपको बताता चलूं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारा और कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारा, तथा लगभग 7-8 प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। आपको बताता चलूं, गुजरात लॉबी ने सूरत से कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा निरस्त करवाया। उसके बावजूद भी 8 जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनकी फाइट भारतीय जनता पार्टी से होनी थी। लेकिन जो सोशल मीडिया पर हलचल है कि इन 8 प्रत्याशी ने जिस प्रकार से अपना पर्चा वापस लिया, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठने एकदम लाजमी है। दोस्तों, अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आखिर इन 8 प्रत्याशियों पर क्या किसी ने दबाव बनाया है? जो 8 के 8 निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना पर्चा वापस लिया और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी निर्विरोध सूरत से चुनाव जीत गया। आपको बताता चलूं, इस मामले पर तंज कसते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने लिखा है कि तानाशाही की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ एक कदम बढ़ाया है। साथियों, आपको बताता चलूं, इस तरीके के कृत्य भारतीय जनता पार्टी के ऊपर शोभा नहीं देते हैं, क्योंकि लगातार इन पर संविधान बदलने का आरोप लग रहा है। और एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता का दिल जीतने के लिए लगातार ये कह रहे हैं कि चाहे स्वयं बाबा साहब अंबेडकर जी भी धरती पर आ जाएं, लेकिन संविधान नहीं बदला जाएगा। लेकिन इनके कृत्य जो हैं, इससे इनकी मंशा आने वाले समय में ठीक नहीं लग रही है। ये लोग पूरी तरीके से लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं और एक बार हिटलर की तरीके से इस देश के ऊपर तानाशाही सत्ता थोपना चाह रहे हैं, जिसका जवाब इस देश की जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में इनको देने वाली है। बाकी दोस्तों, ये रही आज की कुछ बड़ी खबरें जिनको मैंने अपने चैनल के माध्यम से आप तक प्रेषित करने का प्रयास किया। अगर आपको हमारा ये वीडियो और हमारी ये खबरें उचित लगी हैं तो कृपया हमारे वीडियो को जन जन तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। तथा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।